नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इस क्लास में हम बात करेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो इस बार की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक है, कह सकते हैं पर्यावरण से है, या कह सकते हैं भूगोल से है, या कह सकते हैं करंट से है। आ सकता है परीक्षा में कोई किसी भी विषय का हो, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो किसी एक विषय के नहीं होते, उससे आप विविध में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए, और एक करंट का विषय कैसे बन गया, ये भूगोल का विषय कैसे बन गया, या ये पर्यावरण का विषय कैसे बन गया। पहले इसको मैं आइडेंटिफाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हाल ही में 22 मार्च को स्पेशल दिन होता है। क्या ये जल दिवस होता है? क्या होता है? जल दिवस, वाटर डे। ठीक है ना। तो जल दिवस के दिन एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने एक समझौते पर दस्तखत किया। ये समझौता है केन और बेतवा दो नदियों को जोड़ने के लिए। इस मुताबिक से अगर देखें तो ये करंट बन जाता है। क्या बन जाता है? करंट का सवाल बन जाता है। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, केन बेतवा नदी को लेकर के कई पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जो केन नदी है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। इसलिए एनजीटी ने मामले को फंसा के रखा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। उसका क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा बहुत सारे जो जैव विविधता के जीव होते हैं, उनका नुकसान होता है ऐसे क्रियान्वयन में से कामों में। इसलिए अभी एनजीटी और पर्यावरण मंत्रालय और बहुत सारी एनजीओ इसके खिलाफ हैं, इसलिए अभी वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। इस पर्सपेक्टिव में देखें तो ये पर्यावरण का विषय बन जाता है। तीसरा दृष्टिकोण, तीसरा अप्रोच जो हमारा होगा वो ये है कि केन बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कैसे मिलती हैं, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इनका भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है। उसको जब हम देखेंगे तो ये जियोग्राफी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जियोग्राफी। इसलिए ये तीनों विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक बन जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि चूंकि करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी ये आ रहा है, इसलिए यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन सकता है। यूपीएससी कोई भी सवाल पूछती, हो सकता है कि वो करंट वाली बात ना पूछे, वो पूछेगी, हो सकता है जियोग्राफी में जाकर कोई सवाल पूछ ले, या हो सकता है कि वो पर्यावरण से जोड़ करके पूछ ले, करंट को छोड़ दे। लेकिन यूपीएससी हमेशा करंट के विषयों को ही गहराई में जाकर के सवाल पूछती है। ये ट्रेंड 2011 से लगातार चलता हुआ आ रहा है। ठीक है ना। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि है क्या आखिर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि ये है क्या। बहुत ब्रीफ में समझा दूंगा, कोई भी सवाल अगर इससे आएगा तो गलत नहीं होगा। अगर आपने कभी मैप देखा हो इंडिया का, तो ये यूपी का अगर मैप आप समझ रहे हैं, मतलब पूरा मैप बनाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं चित्रकार नहीं हूँ, मुझे मैप बनाना उस तरीके से नहीं आता है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। तो ये अगर पूरा भारत है और ये यूपी है, क्योंकि ये इधर नेपाल है और चाइना है, इधर आप जाएंगे तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, नीचे ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है, नीचे से मध्य प्रदेश जुड़ता है। केन और बेतवा दोनों नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। यमुना नदी जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है, और वो इस तरीके से यानी कि एकदम बॉर्डर बनाते हुए आती है। इसी यमुना नदी की दो सहायक नदियां हैं केन और बेतवा, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र है। किसका? बुंदेलखंड और बघेलखंड का।
इस क्षेत्र में जल संकट है। कैसा संकट है? जल संकट है। और जल संकट इतना विकट है कि ये चुनावी मुद्दा हमेशा होता है, हमेशा पर्यावरणीय मुद्दा होता है, मीडिया की नजर इस पर रहती है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, खासकर पूर्वांचल के लिए, या यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत के लिए कई दृष्टिकोण से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जल की समस्या है बहुत व्यापक है। ठीक है, महिलाएं अपने सर पर मटकी रख करके कई किलोमीटर दूर जाती हैं पानी को लाने के लिए, और वो ऐसा पानी जो बहुत ही गंदा होता है वो, लेकिन अब पानी ही नहीं है। तो रहीमदास ने भी कहा है कि पानी के बिना सब कुछ सूना होता है, वो चाहे चून हो, चाहे इज्जत हो, या कुछ भी हो। अगर पानी, जिस तरीके से उन्होंने व्याख्या की रहीमदास ने, कि पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं कि खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, धोने के लिए पानी चाहिए, कपड़ा धुलना तो पानी चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। बिना पानी के सब कुछ वास्तव में सूना होता है। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की गंभीर समस्या है। उत्तर प्रदेश का जो है झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा, ये जो 3-4 जिले हैं, ये बहुत ज़्यादा पानी की समस्या से ग्रसित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर, ये भी इसी क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पर व्यापक जल समस्या फैली हुई है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए ही केन और बेतवा नदी को जोड़ने की योजना बनाई गई। ये योजना जो है एक फ्लेक्सिबल योजना के अंतर्गत है। भारत सरकार 30 नदियों को जोड़ने के लिए नदी जोड़ो परियोजना लेकर के आई है। उसी के अंतर्गत ये एक परियोजना है। नदी को जोड़ने के लाभ क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम केन बेतवा पर बात करेंगे, जो इसके इर्द गिर्द और कुछ फैक्ट हैं उन पर भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए, होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई तालाब है और इसमें पर्याप्त पानी भरा हुआ है, ये दूसरा तालाब है, ठीक है, और बीच में एरिया है, मान लीजिए एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पर्याप्त पानी है और यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं, यानी कि एकदम सूखा हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में पानी की अधिकता है और अधिक से भी ज्यादा है, यानी कि सरप्लस पानी है, पानी का यूज नहीं हो पाता है, वो पानी बेकार वेस्ट हो जाता है और यहाँ के लोग प्यासे मर रहे हैं। ऐसे में बहुत नॉर्मल सी बात है इसको समझना कि इसके बीच में एक ऐसा कुछ बनाया जाए कि इस पानी का जितना चाहे उतना इस्तेमाल यहाँ के लोग भी कर पाए, यानी कि इस पानी को यहाँ पहुँचा दिया जाए। इसी को ही कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना, ठीक ना। अब जितने आसानी से मैंने बता दिया, इतना आसान नहीं होता है। क्यों इतना आसान नहीं होता है? क्योंकि दो नदियां जो हैं उनकी अपनी एक दिशा होती है, ठीक है ना। नदियों की अपनी दिशा होती है जो स्वतः बनाती हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि जल अपना स्थान स्वयं घेर लेता है, जहां पर उसको जगह मिलता है अपने आकृति जो है उस जगह की आकृति और आकार में अपने आप को ढाल लेता है। ऐसे में उसकी दिशा को मोड़ना कई बार जोखिम भरा होता है कि आप मोड़ तो दिए लेकिन नेचुरली वो उस तरफ नहीं जा रहा है। होता क्या है, आप जब देखते होंगे, ये मान लीजिए इंडिया का नक्शा, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता है, मैं जो है ऐसे आपको समझा रहा हूँ। जो नदियाँ जो निकल रही हैं आपकी, वो जो हिमालयी नदियाँ निकल रही हैं वो पूरब की ओर जा रही होती हैं, ठीक है ना, पूरब की ओर जा रही होती हैं। और जो नदियाँ भारत के बीच से यानी कि पठारी क्षेत्र से निकल रही होती हैं, वो अधिकतर नदियाँ जो है पूरब की ओर ही जाती हैं। कुछ नदियाँ जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं वो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, अधिकतर जो है बंगाल खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ढलान का क्षेत्र किस तरफ है? पूरब की ओर है। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक ढलान है, किसी ने बनाया तो है नहीं कि गंगा नदी हिमालय से निकलेगी और बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के विसर्जित हो जाएगी। किसी ने ये डिसाइड नहीं किया, कोई संवैधानिक नियम नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति ने ही उसको ऐसे बनाया हुआ है। तो जब आप नदियों की दिशा को बदलते हैं तो उसके कई गंभीर समस्याएं उससे उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि आप जोड़ें और वो पानी उधर जाए ही ना, ठीक है, क्योंकि विज्ञान कितना भी समृद्ध हो जाए लेकिन वो प्रकृति से, इन्वायरमेंट से, इस ब्रह्मांड से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये खतरा एक साथ बना रहता है। हालांकि ये तो अत्यंत नकारात्मक बात हो जाएगी कि इस डर से इस काम को बंद कर दिया जाए, अत्यंत नकारात्मक बात है।
एक तो फायदा ये होगा कि अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पानी आ जाएगा। नुकसान इसका ये है कि ये प्राकृतिक जो उसका बहाव है उसके विपरीत हो सकता है, इसलिए इसमें समस्याएं होंगी। दूसरी बात यह है कि जब नदियों को जोड़ा जाएगा तो इसके बीच के बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित होंगे। जैसे नदियों को जोड़ने का मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल सा पानी आपको निकाल देना है, पाइप लगा दी और पानी निकल गया, ठीक है। व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। अब इसमें 77 मीटर लंबा और करीब 2 किलोमीटर चौड़ा एक बांध बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर इतना बड़ा बांध बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो है बहुत सारा इसमें खर्चा लगने वाला है, बहुत सारी जो है आसपास के क्षेत्रों को की सफाई करनी पड़ेगी। अब चूंकि जहाँ पर नदियाँ हैं और जो पूरा क्षेत्र है ना, ये एक जो है जंगल टाइप का क्षेत्र है, तो उससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान होगा। तो ये उसका नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष ये है कि उसको बनाने से यहाँ के लोगों के फायदे होंगे। जो बांध बनाया जाएगा उसका नाम है दौधन बांध। कौन सा बांध? दौधन बांध। देखिए पॉइंट आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चर्चा करते करते बीच में मैं उन पॉइंट को बता दूंगा। इसके अलावा 230 किलोमीटर की नहर बनाई जाएगी। पानी किससे जाएगा? उसी नहर से जाएगा। 230 किलोमीटर की नहर बनाई जाएगी जिससे पानी जाएगा। सिर्फ इतना ही फायदा नहीं होगा कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को पानी मिल जाएगा, इसके अलावा करीब 103 मेगावाट बिजली भी इससे बनेगी। 103 मेगावाट बिजली भी इससे बनेगी, तो यह एक अलग से फायदा हो जाएगा। यानी कि सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, पानी भी मिल जाएगा और उसी पानी से बिजली भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोने पे सुहागा जैसा एक काम हो जाएगा। अब आपको लगता होगा कि नहीं, जोड़ देना चाहिए, नदियों को जोड़ना ही अच्छी बात है। इसके कई और समस्याएं हैं। जैसे जब कोई बड़ा बांध बनता है, कोई बड़ा डैम बनता है या नदियों को जोड़ा जाता है, तो उसके आसपास के बहुत सारे स्ट्रक्चर नष्ट होते हैं, ठीक है। तो उससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है कि बहुत सारा नुकसान होता है आर्थिक, और दूसरा समस्या सामाजिक उत्पन्न होता है। और जो सामाजिक समस्या है, जो सोशल प्रॉब्लम है, ये बहुत व्यापक होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आसपास निवास कर रहे हैं उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है और उनका पुनर्वास कराया जाता है। और आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज किस तरीके से होता है। अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और लाल फीताशाही चरम पर होती है, तो वहाँ से उनको हटा जल्दी से लिया जाता है, लेकिन उनका पुनर्वास नहीं हो पाता है और वो शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो पुनर्वास एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स बनते हैं। सरकार को जब भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए तो सबसे पहला जो उनका महत्वपूर्ण काम होना चाहिए वो पुनर्वास होना चाहिए, क्योंकि ये बांध कोई प्राइवेट कंपनियां बना रही होती हैं, वो जल्दी जल्दी काम करके मुनाफा कमा के निकलना चाहती हैं। तो वो सरकार पर प्रेशर बनाती है कि जल्दी से आप खाली करवाइए। खाली आप करवा लेते हैं, लेकिन पुनर्वास नहीं करवा पाते, उनको घर आवंटित नहीं होते, जमीनें उनको नहीं मिलती हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो यह भी एक समस्या होती है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं आपको। जो बेतवा नदी है इस पर कई सारे बांध बने हुए हैं, ठीक है। जैसे माता टीला बांध, पारिच्छा बांध, राजघाट बांध, ये सब बेतवा नदी पर बने हुए हैं, ठीक है। इस पर जो अलग अलग बांध बने हुए हैं। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती है केन नदी, ठीक है। इन दो नदियों को ही जोड़ने की बात हो रही है, ठीक। तो ये इतना जो है कि इसके बारे में था, केन बेतवा नदी के बारे में। मुझे लगता है कि मैंने सारे फैक्ट बता दिए जो बहुत महत्वपूर्ण थे। बाकी कुछ अगर छूट भी गए होंगे तो आप लोग उसको कवर कर लेंगे। हाँ, एक काम आपको और करना है, मैप जरूर खोलना है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस एटलस में देखिए कि केन नदी कहाँ बह रही है, बेतवा कहाँ बह रही है, वो यमुना की सहायक नदी है तो कौन उत्तर से आ रहा है, कौन दक्षिण से आ रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, किस जिले में मिल रहा है, या
इसके अलावा ये देखिए कि वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच कर रहा है। ये सारी चीज़ जब आप मैप में देखेंगे तो यूपीएससी हो सकता है कई बार मैप से भी सवाल पूछ लेती है, तो आप उन सवालों को भी हल कर पाएंगे। यहाँ पर मैप प्रदर्शित करना मेरे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी हम नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड होगा तो हम मैप बना यहाँ पर आपको शो भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये काम आप खुद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।